हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को लकवे का अगर अटैक हो तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर देखा जाता है। इनिशियल इंस्टिंक्ट ज़्यादातर डॉक्टर्स और पेशेंट्स का यही होता है कि ब्लड प्रेशर हाई है, 200 हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, उसको फटाफट 120 पे लेके आओ। लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो डेंजरस हो जाता है और पेशेंट का मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को लकवे का अटैक है, अक्यूट स्ट्रोक है, तो वैसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में क्या रूल्स होते हैं, कितना आपको ब्लड प्रेशर कम करना है, कितनी जल्दी करना है और क्या फैक्टर्स है जिससे डिसाइड होगा कि ब्लड प्रेशर को कम करना भी है या नहीं। ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। हाइपरटेंशन के नंबर्स पर जो लोगों की अक्सर अवधारणा होती है कि अगर 200 है तो कैसे भी करके 120 लेके आओ, नहीं तो लकवा बढ़ जाएगा। आज इस मिथ को बस्ट करने का कोशिश करेंगे कि लकवे के मैनेजमेंट में हाइपरटेंशन कंट्रोल एक इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम होता है, इंटायरली डिफरेंट उसके थॉट प्रोसेस होता है। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही डिसीजन लिया जाता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी व्यक्ति का 200 है तो मेरे को 5 मिनट के अंदर उसको 120 लेके आना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करने की कोशिश करते तो मृत्यु दर बढ़ेगा। तो आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आप पेशेंट का ओवरऑल ब्लड प्रेशर असेसमेंट करिए, उसका अक्यूट स्ट्रोक में कितना ब्लड प्रेशर है, क्योंकि यूजुअली जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है लकवे पे वो बेसिकली एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। कई बार लकवे की वजह से बॉडी इतने पेन में रहती है या इतना डर जाता है व्यक्ति की ब्लड पी शूट हो जाता है, वो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ज़्यादातर केस में बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स इसलिए रिलीज़ करती है क्योंकि ब्रेन का एक परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन करना होता है, नहीं तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा। ब्रेन में बेसिकली जो नलियाँ हैं और ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उनके बीच में ग्रेडियंट होता है जिसको परफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो नलियों से ब्रेन की तरफ आता है। मान लीजिए ब्रेन का ही प्रेशर अगर बहुत बढ़ गया और अगर ब्रेन का प्रेशर इतना बढ़ गया कि नलियों से ब्लड नहीं आ पा रहा है तो वैसे केस में लकवा और बिगड़ सकता है, क्योंकि इसमें यह है कि जो नलियों से ब्लड सप्लाई एक्स्ट्रा आने की ज़रूरत थी वो उल्टा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन का अंदर ही इतनी स्वेलिंग हो गई, इतना अंदर इंटरनल प्रेशर बढ़ गया है कि जो ग्रेडियंट था वो पूरा डिसअपेयर हो गया है। इसकी वजह से ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई जाना था वो नहीं जा पा रहा है। इससे बचने के लिए ब्रेन क्या करता है कि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सडनली निकालता है, जिसकी वजह से बीपी शूट अप होता है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति का इंटरनल ब्रेन का प्रेशर अगर 150 आ गया और नलियों का प्रेशर भी 150 है तो नलियों के थ्रू कोई ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन का लकवा और बिगड़ जाएगा। तो वैसे केस में क्या करता है, ब्रेन की स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है और बाहर के प्रेशर को 200 तक पहुंचा देता है। जब वो 200 पहुंचेगा तो परफ्यूजन प्रेशर 50 का रहेगा, तो फिर भी ब्रेन में ब्लड आता रहेगा, ब्रेन की खुराक की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। तो ऐसे केस में यदि आपने इमरजेंसी के हिसाब से ब्रेन का प्रेशर को कम किए बगैर अगर आपने बाहर का प्रेशर को कम करने की कोशिश की, कि ब्रेन का प्रेशर तो कम करने के लिए अलग मेडिसिन आती हैं, अलग तरीका होता है, आप बीपी को कम करने के लिए इंजेक्शन देते चले गए, तो वैसे केस में ब्रेन का परफ्यूजन प्रेशर फिर भी इंटरनल प्रेशर 150 है, आपने बाहर का प्रेशर जो 200 गया था आपने उसको कम करके 150 या 140 ला दिए, तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी या व्यक्ति की कंडीशन और बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाहर से ब्लड आना और कम हो जाएगा, लकवा और बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ब्रेन के बीमारियों में कई बार जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है और इसको हम ज़बरदस्ती अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कंडीशन बिगड़ सकती है। वैसे में यदि आपको कम करना भी है तो सिलेक्टेड केसेस में करिए और थोड़ा कम करिए। अगर 220 230 है तो उसको आप कम करके 180 तक ले आइए या 170 तक ले आइए। आप उसको 220 से 120 लाने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति की कंडीशन और बिगड़ जाएगी और उसके मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि यदि ऐसे पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो कम करना भी है या नहीं, वो भी देखना ज़रूरत है कि ब्रेन में कितना प्रेशर है वो असेस करना ज़रूरी है, और कम करना भी है तो थोड़ा स्लोली करना है और इंटरनल प्रेशर कितना है उसके हिसाब से असेस करना है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू ये आता है कि ब्रेन का इंटरनल प्रेशर मेजर करने के लिए कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं आता। जैसे आप हाथों और पाँव का प्रेशर तो सीधा बीपी मेजरमेंट से मेजर कर लेते हो कि शरीर का प्रेशर 120 है कि 180 है कि 200 है। ब्रेन का प्रेशर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ब्रेन का प्रेशर मापने के लिए कोई यंत्र नहीं आता कि आपने ब्रेन में एक सुई डाली और बता दिया कि ब्रेन का इंटरनल प्रेशर 150 है तो आप एग्जैक्टली बता दोगे कि मेरे को कितना प्रेशर की ज़रूरत है। वो अंदाज से ही करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर केस में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है या कंट्रोल है वो थोड़ा स्लो ही करना चाहिए। ब्रेन का अगर आपको CT स्कैन या MRI द्वारा ब्रेन में कितना प्रेशर है या कितना स्वेलिंग हो रहा है उसका अंदाज पड़ सकता है, तो उससे आप असेसमेंट कर सकते हैं कि इंट्राक्रेनियल स्वेलिंग है या नहीं।
और उस बेसिस पे आप ब्लड प्रेशर को जो रिड्यूस करेंगे वो प्लान आउट कर सकते हैं। यदि ब्रेन में इंटरनल स्वेलिंग नहीं है तो आप ज़्यादा प्रेशर कम कर सकते हैं, यदि स्वेलिंग है तो आप थोड़ा कम करिए, इस हिसाब से आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। डायरेक्ट असेसमेंट पॉसिबल नहीं है ब्रेन का इंटरनल प्रेशर का, लेकिन आपको अंदाज से करना पड़ता है और ओवर एग्रेसिव नहीं जाना है। 220 ब्लड प्रेशर को देखते ही आप घबरा जाओ और सीधा उसको एनटीजी चालू करो और सीधा 220 से 120 ले आओ, तो पेशेंट का उल्टी कंडीशन बिगड़ जाएगी। जो पेशेंट छोटे लकवे की वजह से थोड़ा फिर भी होश में था, वो सडनली कोमा में चला जाएगा और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो इसलिए अपने को ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को देख के ट्रीट नहीं करना है, यहाँ बहुत सारे और कंसिडरेशंस भी इन्वॉल्व हैं जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक और इशू रहता है कि अगर ब्रेन में ब्लीडिंग है तो वहाँ पे आप प्रेशर को थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हो, क्योंकि ब्रेन में ब्लीडिंग है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा ब्लड बाहर से नहीं चाहिए, ऑलरेडी ब्रेन में अंदर ब्लड बहुत भरा हुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप बर्न होल थेरेपी वगैरह करके ब्रेन का इंटरनल जो स्वेलिंग है उसको कम करते हो, ब्रेन में लैसिक्स वगैरह दे के या ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए मैनिटॉल ग्लिसरॉल दे के ब्रेन का प्रेशर कम करते हो, ताकि ब्रेन हर्निएट ना हो जाए या ब्रेन में अंदर बहुत स्वेलिंग बढ़ ना जाए। तो यहाँ पे आप फिर भी ब्लड प्रेशर थोड़ा अग्रेसिव कर सकते हो। जहाँ इस्कीमिक स्ट्रोक है यानी जहाँ क्लॉट की वजह से स्ट्रोक हुआ है, वहाँ ब्लड प्रेशर रिडक्शन और ज़्यादा स्लो करना चाहिए, वहाँ ब्लड प्रेशर रिडक्शन को उतना अग्रेसिव नहीं करना चाहिए। ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है तो कंपेरेटिवली आप थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन सी दवाई से करने की आवश्यकता है? ज़्यादातर आप वैसी दवाइयों को प्रीफर करते हो जो शॉर्ट एक्टिंग हो, जिसको आप इमीडिएटली मैनेज या कंट्रोल कर सको, जैसे इंट्रावीनस लैबेटलॉल है, इंट्रावीनस निकार्डिपिन है, इंट्रावीनस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, नाइट्रोग्लिसरीन है। इससे आप ब्लड प्रेशर को मिनट दर मिनट मैनेज भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने ब्लड प्रेशर कम करना चालू किया और बीपी सडनली ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो आप दवाई को बंद कर देते हो, तो उस दवाई का इफेक्ट तुरंत चला जाता है, तो आप ब्लड प्रेशर जितना करना चाहते हो टाइट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग एक्टिंग दवाई दी थी जिसका 12 से 24 घंटे असर होता है, तो कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है, क्योंकि आपने दवा दे दी, बीपी ज़्यादा कम हो गया, अब इतना कम करना नहीं था, तो आप क्या वापस दवा दे के बीपी को बढ़ाओगे? तो उल्टा गड़बड़ हो जाती है वहाँ केस में। तो आप लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन को नहीं देके आप टैबलेट्स पर इतना रिलाई नहीं करके आप इंजेक्टेबल मेडिसिन देते हो जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है, और इनको आप हर 15-20 मिनट में बीपी को रीचेक करके मॉनिटर करते जाते हो कि मुझे इतना चाहिए। मान ली 220 से मेरा 210 आया, फिर आपने आधे घंटे मॉनिटर किया, फिर 200 आया, फिर 190 आया। जब आपको लगा कि यार मुझे 170 आना था, लगभग आ गया है, तो आप स्लो कर जाओगे, आप फिर और अग्रेसिव नहीं जाओगे। तो ये आप मिनट टू मिनट मॉनिटर कर सकते हो। इसमें आप दवाइयों की डोज को कम ज़्यादा कर सकते हो। पहले आपने 5 ml दिया, फिर 4 ml कर दिया, फिर 3 ml कर दिया। एक बार आपका प्रेशर जितना आ गया तो फिर आप दवाई को डोज को कम करके उतने पे मेंटेन कर सकते हो। फिर वापस बढ़ गया तो फिर बढ़ा सकते हो। तो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन में आपको ये फैसिलिटी रहती है कि आप डोज को एडजस्ट कर सको। लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट्स आपने दे दी तो उसमें फिर एक बार हो गया तो फिर वो दवा का असर 12 से 24 घंटे तक रहेगा और कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। ज़रूरी ये है कि इस दौरान कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहे। इंटरनल प्रेशर तो जैसे मैंने कहा ब्रेन का वो मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, पर एक्सटर्नल ब्लड प्रेशर को जितना आप मॉनिटर करना चाहते हो कर सकते हो। टारगेट जो आपने सेट किया है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि प्रेशर अचीव हुआ है नहीं। ये टारगेट कैसे सेट होगा? ज़्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंस द्वारा और अंदाज द्वारा करते हैं। अगर इंट्राक्रेनियल एडिमा के साइंस नहीं है तो मे बी आप 160-170 के आसपास लाने का प्रेशर कोशिश करोगे। अगर इंट्राक्रेनियल एडिमा बहुत ज़्यादा है तो फिर आप अंदाज से उस हिसाब से अपना ब्लड प्रेशर को कभी 170, कभी 180, कभी 190 आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि कंडीशन पेशेंट की बिगड़ने लगती है तो फिर आपको ड्रग टाइट्रेशन चेंज करना पड़ता है। तो इसमें आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करनी पड़ेगी, बीपी कितना है और पेशेंट की हालत कैसी है, पेशेंट की हालत ठीक हो रही है, बिगड़ रही है, उसका रेस्पिरेशन, उसका कॉन्शियसनेस में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, बिगाड़ तो नहीं आ रहा। सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर बिगाड़ हो रहा है तो फिर आपको ज़्यादा अग्रेसिव या ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है, जहाँ खून पतला करने का इंजेक्शन देना है ब्रेन के लकवे के लिए, तो वहाँ पे आपको ब्रेन का प्रेशर को कम करना पड़ेगा। नहीं तो आप ज़्यादा प्रेशर के प्रेजेंस में अगर वो इंजेक्शन देते हो तो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रैपिडली बीपी को अगर 220 है तो उसको 170-180 पे जल्दी लाना पड़ेगा ताकि वो इंजेक्शन दे सके। हमने ऑलरेडी थ्रोम्बोलिसिस वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये इंजेक्शन अगर 2-3 घंटे के अंदर दिया जा सके तो ही इफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं। अब ऐसे केस में अगर आपने 1-2 घंटे में बीपी अचीव नहीं कर पाए तो इंजेक्शन आप दे ही नहीं पाओगे। तो वैसे केस में आपको जल्दी बीपी कम करना पड़ता है ताकि आप खून पतला करने वाला इंजेक्शन दे पाओ। ज़्यादा बीपी के प्रेजेंस में इंजेक्शन देना घातक हो सकता है। ओवरऑल जो भी डिसीजन हो वो न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और बाकी सारे स्पेशलिस्ट को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, इंटेंसिविस्ट को सबको मिलकर लेना चाहिए, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा, ज़्यादा बैलेंस डिसीजन होगा। अगर एक ही पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रख के बिना एक्सपीरियंस के अगर इस तरह का आप मैनेजमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो भी आप एडजस्टमेंट करें सारे स्पेशलिस्ट को मिलकर कोलैबोरेटिव केयर लेना चाहिए और सब मिलकर डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस दौरान आप पेशेंट को भी एजुकेट करें कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं और क्यों।
कई बार क्या होता है कि अगर हम प्रेशर को उतना कम नहीं कर रहे, रिलेटिव्स को आप बोलते हो प्रेशर अभी 180 है, तो रिलेटिव्स को लगता है यार 180 बीपी चल रहा है और आपने कम नहीं किया, लकवा हो गया पेशेंट को, ब्रेन में इतना प्रेशर हो गया, हम कम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत पेशेंट को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है कि हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और इसमें ओवरऑल पेशेंट को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, ये अगर पेशेंट और उसके रिलेटिव्स पहले से देख लेते हैं तो उनको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ब्लड प्रेशर का जो अचीवमेंट है कंट्रोल का, वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस हिसाब से उसका एडजस्टमेंट किया जाता है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, क्यों हम जल्दी प्रेशर कम नहीं कर सकते और जहाँ करना होता है तो क्यों जल्दी करना पड़ता है, कौन सी दवाओं को हम प्रेफर करते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। स्ट्रोक या लकवे के हिसाब से हमने और भी बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं। लकवे के पेशेंट्स में ओवरऑल ब्लड प्रेशर का कैसे मैनेजमेंट होता है, ये भी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।